हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन केएम करियर पॉइंट्स। दोस्तों, अपनी जो सब्जेक्ट अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, तो इसके अंदर अपन ने अभी प्रीवियस क्लास के अंदर इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माना गया है कम्युनिटी के अंदर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आता है, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी से एक क्वेश्चन पुटअप जरूर होता है दोस्तों। तो इस क्लास को अपन इतने डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे कि यहाँ से अगर कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाए रिलेटेड टू इम्यूनिटी, तो अपन उस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके टाइम पे आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी की अगर बात करते सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या होती है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ रेसिस्टेंस पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इम्यूनिटी क्या है? एक रेसिस्टेंस पावर होती है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की एक रेसिस्टेंस पावर होती है। किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस पावर होगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। क्या होगी? इम्यूनिटी इज रेसिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसके अगेंस्ट होगी दोस्तों? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। क्यों होगी? तो प्रिवेंट द डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्लियर है दोस्तों? अपन यहाँ पे नोट करते हुए कंटिन्यू करते। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते, इट इज़ रेसिस्टेंस पावर ऑफ, लिख लेना, इट इज़ रेसिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ रेसिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस पावर है वो किसके अगेंस्ट होगा, तो किसके अगेंस्ट है दोस्तों? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी में। क्लियर है? ह्यूमन बॉडी में होगा। तो यहाँ पे अगर समझ रहे कि किसके अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट अगर देखें किसके विरुद्ध होगा, तो किसके विरुद्ध होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होगी, रेसिस्टेंस पावर होगा, वो किसके अगेंस्ट होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होगा। क्यों होगा दोस्तों? तो क्यों होगा? टू प्रिवेंट डिजीज़। टू प्रिवेंट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? यहाँ पे अगर देखते अपन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो जैसे कि वेरियस टाइप का हो सकता है। बात करते हैं बैक्टीरिया हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होगा? बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, और प्रोटोजोआ हो सकता है। प्रोटोजोआ हो सकता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन एक इम्यूनिटी की डेफिनेशन समझते। तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ रेसिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसके अगेंस्ट होगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। क्यों होगी? टू प्रिवेंट द डिजीज। सिंपल लैंग्वेज में अपन सिस्टेमेटिक वे से इसकी डेफिनेशन को अपन ने निकाला है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे अगर देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, या प्रोटोजोआ भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने करी थी? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, किसने करी थी? लुईस पाश्चर ने। किसने करी थी दोस्तों? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने की थी। ये आपको यहाँ पे वर्ड याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो लुईस पाश्चर ने की थी। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, लुईस पाश्चर ने एक थ्योरी दी थी, जिसको अपन कहेंगे जर्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों कि जर्म थ्योरी किसने दी थी? तो किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने दी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। लुईस पाश्चर ने क्या की थी? जर्म थ्योरी दी थी। किसने दी थी? जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? अगर यहाँ पे अगर समझे कि अगर इसका एग्जाम्पल देखिए कि कौन से डिजीज़ का प्रिवेंट करेगा, तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डायरिया। डायरिया की बात करते हैं कि डायरिया के अगेंस्ट अगर कोई बॉडी रेसिस्टेंस शो करेगी तो उसको अपन बोलते हैं इम्यूनिटी। यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों कि जो डायरिया होता है
वो डायरिया से रिलेटेड तो थोड़े बहुत यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते कि हर अलग अलग, जैसे कि कोलेरा के अंदर कौन सा जो स्टूल्स होगा वो किस तरीके का होगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में अगर देखते हैं टाइफाइड के अंदर किस तरीके से होगा, तो अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन CHO से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर होंगे तो उसको साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में लिख रहा हूँ, जैसे कि कोलेरा, पहला अपन लिखेंगे यहाँ पे कोलेरा। कोलेरा की अगर बात करते हैं तो इसको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा होगा? कोलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखना विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोलेराई, ये आपको पता होना चाहिए। जो स्टूल होगा दोस्तों, जो कोलेरा का स्टूल होगा वो किस तरीके का होगा। कोलेरा का स्टूल आपको सभी को पता होगा, राइस वाटर स्टूल होता है। कैसा रहता है दोस्तों? राइस वाटर स्टूल, आपको पता होना चाहिए, राइस वाटर होता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोलेरा वाले पेशेंट के अंदर किस तरीके का स्टूल होगा, तो राइस वाटर स्टूल आपको देखने को मिलेगा। कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या? तो विब्रियो कोलेरा, आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टाइफाइड। टाइफाइड की दोस्तों अगर बात करें कि टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, तो साल्मोनेला टाइपी। कौन सा होगा? साल्मोनेला टाइपी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, साल्मोनेला टाइपी। ये किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? टाइफाइड का। अगर यहाँ पे अपन स्टूल की बात करते कि जो टाइफाइड अगर होगा तो इसमें कैसा स्टूल होगा, तो कैसा होगा? टाइफाइड के अंदर आपको पी सूप स्टूल देखने को मिलेगा। कैसा दोस्तों? पी सूप स्टूल आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि टाइफाइड में कौन सा स्टूल होगा, तो पी सूप आपको स्टूल देखने को मिलेगा। एक कंडीशन और आती है, तीसरी अपन लिख लेते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री की बात करते हैं दोस्तों। डिसेंट्री को कॉज कौन करेगा, तो सिंगेला बैक्टीरिया होता है, एक सिंगेला बैक्टीरिया होता है, वो क्या कहता है? डिसेंट्री को कॉज करता है। तो लिख लेना सिंगेला बैक्टीरिया। सिंगेला बैक्टीरिया होता है जो डिसेंट्री को कॉज करता है। इसमें जो स्टूल्स होता है वो किस तरीके का रहता है? डिसेंट्री में तो म्यूकस प्लस ब्लड रहता है, म्यूकस के साथ में ब्लडी स्टूल आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पे अगर स्टूल की बात कर लेते दोस्तों, तो कैसा रहेगा? म्यूकस प्लस ब्लड, इस टाइप का आपको म्यूकस के साथ में ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने एक रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि कोलेरा में कौन सा स्टूल देखने को मिलेगा? राइस वाटर, टाइफाइड में पी सूप्स, और डिसेंट्री में म्यूकस प्लस ब्लड स्टूल आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि जो इम्यूनिटी की यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि इम्यूनिटी की अब टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी की। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते, या रब कर दूँ मैं। यस, इसको रब कर लेते। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हेडिंग लिख लेना, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो दोस्तों ये दो टाइप की होती है। इननेट इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये बात आपको ध्यान रखनी। जो इम्यूनिटी होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या करें, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहीं पे अगर बात कर लेते हैं, जो इननेट इम्यूनिटी होती है
दोस्तों वो हमको एट बर्थ मिलती है, यानी अपन कह सकते हैं बर्थ बाय बर्थ मिल सकती है, यानी जन्मजात इम्यूनिटी मिल सकती। कौन मिलेगी? जन्मजात इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी, यहाँ पे अगर वर्ड देखे, इन का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड, इनसाइड। और नेट का मीन्स होता है एट बर्थ। नेट का मतलब या नियोनेट, नियोनेट। क्लियर है? इन का मतलब इनसाइड होता है, नेट का मतलब नियोनेट, मतलब जन्मजात या एट बर्थ आपको इम्यूनिटी मिलेगी। तो इसका मीन्स यहीं पे अगर लिख लेते तो एट बर्थ, एट बर्थ। ऐसी इम्यूनिटी जो हमको एट बर्थ मिलती है उसको इननेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में देखते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दोस्तों, ये हमको जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करें तो ये दोस्तों दो टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव, एक होती है एक्टिव होती है, और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव और पैसिव। क्लियर है दोस्तों? एक्टिव का मीन्स याद रखना अपनी, एक्टिव मतलब अपनी होती, पैसिव मतलब पराई। ट्रिक्स याद रखना, एक्टिव का मीन्स याद रखना अपनी। कौन है? अपनी, खुद की इम्यूनिटी। ठीक है? पैसिव मतलब पराई, दूसरे की। इसके बाद में इसके भी और टाइप्स है। पहले अपन टाइप्स को एक लिस्ट कर लेते हैं फॉर्मेट में, फिर अपन डिटेल के साथ में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अगर टाइप्स देखें तो दोस्तों इसके भी दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स हैं। कौन कौन से होंगे इसमें देखते हैं। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन से होगी? एक होगी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? दूसरा होगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो भी दो टाइप्स में डिवाइड होती है। पहले होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। यहीं पे लिख लेते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक होती आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको नाम याद रखने चाहिए। एक बड़े तौर से अगर फॉर्मेट की बात करते हैं इम्यूनिटी की, इसकी क्लासिफिकेशन की, तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। इसमें अपन ने सबसे पहले डिस्कस कर लिया इननेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो इननेट मतलब एट बर्थ जो इम्यूनिटी आपको मिलती है। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, हर टाइप्स को डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। नेक्स्ट अपन वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। यस, इसके बाद में अपन रब कर लेते हैं, फिर अपन समझेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहला समझेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है? इसके बाद में एक्टिव में दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, फिर अपन पैसिव इम्यूनिटी लेंगे, पैसिव में फिर दोनों टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो इसको रब कर लेते हैं दोस्तों। पहली हेडिंग डालना, पहला है अपना एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब अपनी इम्यूनिटी। यहाँ पे लिख लेना, एक्टिव मतलब अपनी खुद की इम्यूनिटी, बॉडी खुद इम्यूनिटी बनाएगा। एक्टिव मतलब अपनी, पैसिव मतलब पराई। याद रखना,
इसमें क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, अपन लिखते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव में भी बात करते हैं तो पहला है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं दोस्तों। नेचुरल याद रखना, नेचुरल मतलब नेचर के द्वारा, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव मतलब अपने खुद की इम्यूनिटी बनेगी। नेचुरल से, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा अपने खुद की इम्यूनिटी बढ़ेगी। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने बॉडी के अंदर जाता है, फिर अपनी बॉडी क्या करती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी या इम्यूनिटी बनाएगी। तो उसी को बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। पहले क्या होगा, हमको या अपने खुद को क्या होगा, एक डिजीज़ कंडीशन होगी और सबसे पहले वो डिजीज़ कंडीशन अपनी बॉडी के अंदर जाएगी और अपनी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलपमेंट करेगी। एक बार वो डिजीज़ कंडीशन हो गई, दूसरी बार वो वही डिजीज़ कंडीशन सेकेंड टाइम आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले हुई थी, उस टाइम पे आपकी बॉडी ने क्या किया था, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट डेवलपमेंट कर दी थी। इसलिए सेकेंड बार वो डिजीज़ कंडीशन आपके अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इम्यूनिटी होगी। तो यहाँ पे अगर बात करते कि एक एग्जांपल समझेंगे अपन कि एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो भी नेचुरल इन्फेक्शन होता है, नेचुरल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, ये क्या करता है, नेचुरल इन्फेक्शन की बात करें जैसे कि स्मॉल पॉक्स और एक होता है स्मॉल पॉक्स होता है और दूसरा कौन सा होता है, चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये क्या करता है, स्मॉल पॉक्स का नाम याद रखना वेरिसेला, सॉरी वेरियोला नाम याद रखना, और इसका नाम याद है वेरिसेला। कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल पॉक्स का दूसरा नाम होता है वेरियोला नाम होता है और चिकन पॉक्स का दूसरा नाम होता है वेरिसेला। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अदर नाम से भी पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्या होगा, अपने बॉडी के अंदर अगर एक बार अपनी बॉडी के अंदर चला जाएगा ये इन्फेक्शन, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलपमेंट कर देगी। क्लियर है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर अपन बात करते जो स्मॉल पॉक्स होता है, अगर यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, साथ में समझ लेते हैं जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है ये क्या करता है, हेड से निकलता है और स्कार छोड़ जाता है बॉडी में। ये इसमें क्या होता है, जो पिंपल्स होते हैं वो हेड के ऊपर, पूरे रीजन के ऊपर होते और अपनी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्कार बाद में छोड़ जाते हैं। जब भी डिजीज़ का एलिमिनेशन होता है बॉडी से, तब उस टाइम पे क्या होगा, पिंपल्स अपनी बॉडी पे रह जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्मॉल पॉक्स और कौन सा, चिकन पॉक्स। अगर स्मॉल पॉक्स का जो रेसेस होगा वो कहाँ से निकलेगा, हेड से। हेड के ऊपर सबसे पहले रेसेस होगा और पूरे बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, रेशेस बन जाएगा। इस व्यक्ति के पूरी बॉडी के ऊपर रेशेस क्या होगा, बन जाएगा। क्लियर, हेड से शुरू होगा और ऑल बॉडी के अंदर फैलेगा और बाद में क्या होगा, स्कार इसका छोड़ जाता है। क्लियर है। इसके बाद में चिकन पॉक्स की अगर दोस्तों बात करें, चिकन पॉक्स में क्या होता है कि चेस्ट से निकलता है ये स्कार। क्या होता है, जो ये पर्सन होता है, बाद लो यहाँ पे समझ लेना, जो ये पर्सन होता है, इस पर्सन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस पर्सन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्कार जो होगा वो सबसे पहले चेस्ट पे होगा। कहाँ पे होगा, चेस्ट पे देखने को मिलेगा, चेस्ट पे देखने को मिलेगा और फिर इसके अगेंस्ट अपनी बॉडी के आगे इम्यूनिटी बना देगी। तो इसका यहाँ पे आपको स्मॉल पॉक्स में जो लीजन आपको देखने को मिलेंगे, पिंपल्स सबसे पहले फेस पे देखने को मिलेंगे और चिकन पॉक्स में चेस्ट पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको याद में रखना है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में ये अपनी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में दोस्तों समझना कि जब भी कोई भी पैथोजन अपनी बॉडी में जाएगा, बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बना देगी, तो उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं अपन नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो सेकेंड लिख लेना, यहीं पे अपन लिख लेते आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव मतलब आर्टिफिशियल वर्ड आ गया, मतलब बनाई जाती, किसी लैब में बना के फिर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बात करेंगे जिस एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में देखिए तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा। एक तो आएगा वैक्सीनेशन, जितने भी वैक्सीनेशन करेंगे वो आएगा। दूसरा आएगा इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ये किस में आएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब इसका मीन्स ये होता है दोस्तों कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एज ए वैक्सीन के फॉर्म में लगाया जाता है, यानी उसको एज ए एंटीजन या किल्ड या लाइव वैक्सीन होते हैं, उसको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीधे वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करवाते, और किस तरीके से करवाएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब लैब में तैयार करके फिर आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और फिर बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाएगी। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद जाता है बॉडी के अंदर, स्वतः सेल्फ जाता है, इसको कोई पकड़ के बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद जाएगा और फिर बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाएगी। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए वैक्सीन में एंटीजन के फॉर्म में फिर अपन बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से क्या करके वैक्सीन लगाएंगे या इम्यूनाइज करेंगे, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आइए। यस, तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना, मोस्ट एग्जाम्पल से यहाँ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं कि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेकेंड हो गई। पहले अपन ने पढ़ ली एक्टिव इम्यूनिटी, जिसके अंदर दो आते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड अपन पढ़ेंगे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको रब कर लेते हैं। हेडिंग लिखना दूसरी है अपनी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव मतलब पराई, पराई मतलब इसमें दो आती है, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना कि अपन क्या पढ़ रहे। क्लासिफिकेशन पहले आपको याद होना चाहिए। तो पैसिव में दो आती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बात करते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड, नेचुरल मतलब स्वतः। इसमें क्या होगा, मदर के द्वारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में क्या होता, मदर के द्वारा बेबी के अंदर जो एंटीबॉडी जाती है उसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मदर के द्वारा बेबी के अंदर जो इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से जाती है, नेचुरल तरीके से मतलब वाया प्लेसेंटा के थ्रू जाएगी। प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी जाएगी, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जाएगी, और थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा IgA जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि दिस इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी कौन कौन सी होगी, मदर टू फिटस में जाएगी। कहाँ जाएगी, मदर टू फिटस, मदर से फिटस के अंदर इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होगी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। जैसे कि बात करते कि यहाँ पे कौन सी जाएगी, IG इम्यूनोग्लोबुलिन। IG का मतलब होता है
इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे दो इम्यूनोग्लोबुलिन आती है। कौन सी आती है? एक तो होती है IgA, एक होती है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन जाती और दूसरा था IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। जो दोस्तों IgA होती है वो किसके द्वारा जाती है? किसके द्वारा जाती है? ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जाएगा? IgA। और जो प्लेसेंटा के थ्रू, किसके द्वारा? प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी जाएगी? तो IgG। ये बात आपको ध्यान में रखनी। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी जाएगी? तो IgA, जिसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, और IgG होगी जो वाया प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फिटस में ट्रांसफ़र होगी। किस तरीके से होगी? नेचुरल तरीके से, इसलिए नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना गया है। तो इसके एग्जाम्पल आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बात आपको याद में रखना है। क्लियर है? यहीं पे अगर दोस्तों समझ लेते कि जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते, कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात कर लेते। तो यहाँ पे लिख लेना इम्यूनोग्लोबुलिन्स की दोस्तों बात करें तो कौन कौन से होगी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हेडिंग लिख लेना। साथ में पढ़ते जाते, कौन सा भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, जो भी वर्ड आएगा उसको पकड़ के अपन को खोल के रख देना। सबसे पहले आएगा, एक होता है IgG, एक होता है IgA, एक होता है IgA, एक होता है IgM, लिखते जाना साथ साथ में। एक होता है IgE और एक होता है IgD। क्लियर है दोस्तों? तो ये सभी क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि जो IgG होता है, IgG क्या होता है दोस्तों? ये होता है वाया प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। किसके द्वारा? वाया प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। और ये क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुट अप किया गया। IgA को अपन सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, और ये वाया किसके द्वारा जाएगा? वाया ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा ट्रांसफ़र होगी। क्लियर है? IgM की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये बिगेस्ट एंटीबॉडी होती है। कौन सी? बिगेस्ट, सबसे बड़ी होती है, बिगेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। IgE की बात करें तो ये एलर्जिक रिएक्शन में एक्टिवेट होगी, यानी एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में कौन सी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी? IgE। और जो IgD होती अननोन है, अभी क्या है? इसको अभी अननोन है इन वर्ल्ड के अंदर, क्या इन वर्ल्ड, अभी इसका कोई रोल पता नहीं चला है, अननोन है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है? समझ में आया? ये इम्यूनोग्लोबुलिन पता होना चाहिए, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है या किसके थ्रू ट्रांसफ़र होगा। तो इसके बाद में अपन देखते हैं समझ में आया? तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा। अब सेकेंड पढ़ेंगे अपन आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनोग्लोबुलिन को अपन यहाँ पे रख कर लेते हैं, नोटिस कर लेना आप। दोस्तों अपन पढ़ रहे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहला नेचुरल एक पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद में पढ़ रहे कि आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखना, दूसरी हेडिंग लिखना, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं वो सभी इसके अंदर आएगा। कौन से? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीसीरा और एंटीटॉक्सिड। बात एंटीबायोटिक्स तो कौन कौन से आएंगे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसके बाद में एंटीसीरा आएगा और एंटीबायोटिक्स। एंटीसीरा में कौन सा? जिससे कि टॉक्सोइड्स वैक्सीन भी आते हैं। कौन से आते हैं इसमें? टॉक्सोइड भी इसमें आते हैं।
टीटी डिप्थिरिया, जो टीटेनस टॉक्सिस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन से निकाल के हॉर्स के अंदर डाल के उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। हॉर्स के अंदर एंटीबॉडी जो बनेगी वो एंटीबॉडी निकाल के फिर पर्सन के अंदर एंटीबॉडी आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड करवाना, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीसीरा, एंटीबायोटिक एंड टॉक्सिड। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों? तो ये अपना इम्यूनिटी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपन ने समझा इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या रहती है, और इन दोनों के फिर दो क्लासिफिकेशन डिटेल के साथ में डिस्कस किया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सी इम्यूनिटी के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है और किसके द्वारा ट्रांसफ़र होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों अपन इस क्लास को अगर समझ में आया होगा तो एक छोटा सा कमेंट आप टाइप करके छोड़ देना, हमको भी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट अपन शानदार क्लास के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।